नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बाद कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनसंवाद किया जा रहा है और पत्रकारों के माध्यम से मोदी सरकार के कार्यकाल की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। बता दें कि हाल ही में विदिशा प्रेस क्लब संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य प्रिया शेट्टी, सांसद रमाकांत भार्गव शामिल हुए और देश भर में कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं सांसद रमाकांत ने जिले में और उनके संसदीय क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी से लोगों को अवगत कराया। पूर्व की कांग्रेस सरकारों और मोदी काल के दौरान किए गए कार्यों के बारे में अपनी बात रखी। देखिए, मंत्री जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इस कार्यकाल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी हमें नेतृत्व दिया और इस तरह से हमें गुड गवर्नेंस का एहसास करवाया जिसके अंदर हर व्यक्ति के लिए विकास था। कास्ट से ऊपर उठ के, क्रीड से ऊपर उठ के, रिलीजन से ऊपर उठ के हर एक व्यक्ति को उन्होंने समावेशी जो है एक गुड गवर्नेंस दी है। हम ये 9 साल अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे, अपने सांसदों, अपने एमएलएज के माध्यम से, अपने जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं उनके माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे। माननीय हमारे जेपी नड्डा जी ने ये हम लोगों को एक जो महीना है हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें संयुक्त मोर्चों के सम्मेलन, इंटेलेक्चुअल्स के सम्मेलन। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के घर पर करीब 1.5 घंटे का समय बिताया। यहां पर उन्होंने खाना खाया और उसके बाद वो गड्ढा के लिए निकले। वहीं इसकी सूचना जैसे ही शहर के लोगों को मिली, तत्काल एसपी कोठी के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों के लिए पहुंचे। उसके बाद एसपी कोठी के अंदर ही लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री के जयकारे लगाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का काफिला इस दौरान करैरा के बगीचा वाले मंदिर पहुंचा और पंडित जी के भक्त वहां भी दर्शन के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का शिवपुरी का पहला दौरा है। वहीं बुधनी में नर्मदा पुल के नीचे लगभग 32 साल के अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के शव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं उज्जैन जिले के महिदपुर विधानसभा के सभी पंचायत पर लाडली बहना योजना को लेकर उत्साह देखने को मिला और महिलाएं सर पर कलश रखकर रैली निकालती नजर आई, जिसमें महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं महिलाओं का कहना था कि उनकी विधानसभा में 64,000 लाडली बहना के पंजीयन हुए हैं, जिनके खातों में 1,000 रुपए डाले गए हैं और इस योजना को लेकर महिलाएं बेहद खुश हैं। सीएम का आभार जताने के लिए रंगोली बनाकर उत्सव की तरह इस अवसर को जश्न के रूप में मना रही हैं। योजना शुरू तो 1,000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1,000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे भाई के मन में और बात है तो सुनो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई ने 1,000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,250 रुपया कर दूंगा और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया महीना। ये योजना। वहीं छिंदवाड़ा राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर शीतला पटेल के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का
पहला मासिक राशि अंतरण कार्यक्रम शनिवार को छिंदवाड़ा जिले में उत्सव के रूप में मनाया गया। जिले के सभी गांवों और शहरी वार्डों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में रंगोली, मेहंदी, हस्ताक्षर अभियान, लोकगीत, भजन, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लाडली बहनों ने अपनी खुशी जाहिर की। सभी कार्यक्रम स्थलों पर जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को देखने और सुनने की व्यवस्था की गई। वहीं शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना प्रभारी धनेन्द्र सिंह भदौरिया की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में खनियाधाना थाना प्रभारी धनेन्द्र सिंह भदौरिया को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति पिछोर तरफ से अवैध मादक पदार्थ बेचने के लिए खनियाधाना की तरफ आ रहा है। सूचना पर खनियाधाना थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर बुधना नदी पिछोर रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान आरोपी निसार जुबैर को 142 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी मार्केट कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए व्यक्ति पर अलग अलग थाने में पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमारे यहाँ शिवपुरी में चुनाव को देखते हुए एक अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसी कार्रवाइयों के तहत में कल हम लोग बुधना नदी के पास चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना थी, तो उस सूचना के आधार पर एक सेंट्रो कार निकली, तो हमने उसकी जब तलाशी ली तो उसमें एमडी पाउडर होता है, वो 143 ग्राम मिला, जिसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए है मार्केट में, और उसे अरेस्ट किया। वो जब उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निसार पुत्र जुबैर खान 39 साल बॉम्बे महाराष्ट्र का होना बताया। और इसने खुद बताया कि मैं 2-3 बार बॉम्बे में बंद हो चुका हूँ, और ये बॉम्बे से इंदौर होते हुए सप्लाई करते हुए चंदेरी तरफ जा रहा था, इसने ऐसा बताया है। और कोई आशीष मेहता करके है, बॉम्बे में बड़ा सप्लायर है, उसका इसने नाम बताया है। वहीं उज्जैन में पुलिस कंट्रोल रूम पर चल रहे करनी सेना के प्रदर्शन में सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी शामिल हो गए। इसको देखते हुए पूरे पुलिस कंट्रोल रूम को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं एक कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि करनी सेना परिवार द्वारा महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को निलंबित किए जाने की मांग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शन में करनी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर भी शामिल हो गए। इसको देखते हुए कंट्रोल रूम की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है और पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे इलाके को। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज रात को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने भगवान काल भैरव के केशव कुमार दर्शन किए। वहीं वो सुबह भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इसके बाद वो सर्किट हाउस पहुंचे, जहां स्थानीय कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में माफियाओं का राज चल रहा है। आबकारी पुलिस और प्रशासन की चौकसी के बावजूद खुलेआम शराब माफिया शराब का कारोबार कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में शराब माफिया के गुर्गे लाइसेंसी दुकानों की शराब अपने वाहनों से जिला मुख्यालय मिलाकर छोटे छोटे दुकानदारों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि डिंडोरी जिला मुख्यालय के हर तिराहे और चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कैमरों की मदद से शायद ही पुलिस ने आज तक इन लाइसेंसी दुकानदारों से आ रही अवैध शराब को पकड़ा हो। जिला मुख्यालय का आलम यह है कि हर गली मोहल्ले में लाइसेंसी दुकान की अवैध शराब को बेचा जा रहा है, पर पुलिस आबकारी विभाग मिलकर भी डिंडोरी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है।
जैसे कि आपको मालूम है, जिले में 5 शराब दुकानें संचालित हैं कंपोजिट स्वरूप में, जिसमें देसी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा उपलब्ध रहती है विक्रय हेतु। और इस संबंध में जो भी शासन के निर्देश रहते हैं, लाइसेंस नियमों का पालन कराया जाता है लाइसेंसी को, और लाइसेंस दुकान से ही मदिरा का विक्रय सुनिश्चित किया जाता है। अगर शराब बाहर पाई जाती है बिकते हुए तो फिर क्या प्रावधान है, किस तरह की कार्रवाई होती है? हाँ, इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं जो अपने अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से मदिरा बिक रही थी, तो ऐसे में स्टाफ के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है और संबंधित के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है एवं उसमें विवेचना भी की जाती है कि मदिरा कहाँ से लाई जा रही है। लगातार मैं इस विषय को लेकर के शासन प्रशासन और भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करता रहता हूं कि भाई शराब को पूरी तरह से, मैं तो इस बात को लेकर हमेशा, आप मेरे भाषणों को भी सुने होंगे कि नशा से दूर रहने के लिए हमेशा निवेदन करता हूं, और जो समाज को नुकसान करने वाली जो चीजें हैं उससे समाज को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं इसमें सरकार को पूरी तरह से शराब को रोकने की आवश्यकता है। हमारे नौजवान उसके चुंगल में फंसते जा रहे हैं, उनको हर स्थिति में सरकार को, जो नौजवान हैं उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए शराब जैसी चीज़ों को रोकने की जरूरत ही बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से डिंडोरी जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि मां नर्मदा के पावन तट पर से 5 किलोमीटर के अंदर कोई भी शराब दुकान नहीं रहेगी, और इसके लेकर लगातार मैंने भी शासन प्रशासन से बातचीत की, और शराबबंदी जो डिंडोरी नगर में है उसे बने रहने के लिए मैंने भी शासन प्रशासन से कहा है। और डिंडोरी नगर चूँकि मां नर्मदा के पावन तट पर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर शराब नहीं बिकना चाहिए, और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। डिंडोरी वहीं पिपरिया रेलवे स्टेशन पर बीती रात इटारसी से जबलपुर की तरफ जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर घायल युवक हो गया। इसको इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पिपरिया जीआरपी चौकी प्रभारी आरएम झारिया और आरक्षक अमर धुर्वे ने बताया कि आरक्षक अचानक ट्रेन से गिरने के दौरान युवक का दाहिना पैर घुटने के पास से कट गया और बायां पैर जांघ के पास से कट गया था। आरपीएफ और जीआरपी को स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना दी गई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए घायल युवक को पिपरिया अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात मृतक के गले में ताबीज, हाथों में अंग्रेजी में रौनक, हिंदी में गिटार, स्टार और श्री रानू गुदा हुआ है। फिलहाल मृतक को मोर्चरी में रखा गया है और युवक की शिनाख्त में पुलिस जुट गई है। प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति आरपीएफ पोस्ट के सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गिरकर घायल हो गया है। सूचना पर से आरपीएफ स्टाफ और जीआरपी स्टाफ दोनों ने शासकीय अस्पताल पिपरिया में भर्ती कराया। इसके एक बायां पैर कट गया था जांघ के पास से, और दाहिने पैर में घुटने के नीचे से कट गया था। इलाज हेतु भर्ती कराया गया। इलाज दौरान वह व्यक्ति खत्म हो गया। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने मुरादाबाद स्थित पंचायत भवन सभागार में आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। सपा के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सॉफ्ट हिंदू एजेंडे के सवाल पर बोले कि मुलायम सिंह यादव के जमाने में समाजवादी पार्टी थी, मुलायम सिंह यादव के पास अखाड़े के पहलवान थे, अब अखिलेश यादव के पास भाड़े के पहलवान हैं और बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं होने वाला।
समीक्षा की थी। उसमें ढेर सारे लोगों को पता चला कि 90% मछुआरों को इस हमारे मत्स्य विभाग से मिला और धन्यवाद देना था अधिकारियों को। आधे कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, उसमें हम काम कर रहे हैं। नेताजी, कोई बाधा तो नहीं आ रही है? नहीं, बाधा है, निश्चित रूप से बाधा है कि अभी हमारा गांव का व्यक्ति जो दूर दराज में है उसे फार्म भरने में दिक्कत थी, तो इसलिए हमने पोर्टल ऐसा बनाया जो मोबाइल पे खुल जाए। और इनको इसीलिए बुलाया हूँ, हर ब्लॉक से इन्हें इसीलिए बुलाया हूँ, जाकर मीटिंग करेंगे, ब्लॉकों के माध्यम से गांव में जाएंगे और जिनसे में जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें अनुदान दिया जाए कि महिला को 60% है। और उसमें कहाँ पर क्या बाधा आ रही है? आरक्षण पर बाधा देखिए 70 साल से 70 गुना है। पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी, सपा बसपा के सहयोग से रही थी, जिसमें नोटिफिकेशन हुआ था कि केवट मल्ला मझवार है, कश्यप और धीवर जो है कहाँ जो है ये तुरैया है, उस फाइल को मुश्कुल वासनी और शैलजा जो मंत्री थे, सामाजिक न्याय मंत्री, उन्होंने गायब करा दिया और उनके खिलाफ नई दिल्ली में हमने मुकदमा दर्ज करा रखा है। तो जिसकी फाइल गायब हो गई है उसे ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए उसमें टेक्निकली रूप से है और निश्चित रूप से निर्णायक तौर पर होगा। अभी वहीं उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने अमित शाह पर पलटवार किया है। अमित शाह पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर बात करनी चाहिए। मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, वहां की हिंसा क्यों नहीं थमी। 4 सवाल जो अमित शाह ने पूछे हैं उसका चिंतन बीजेपी को खुद करना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यह गलत है, लेकिन आप देख रहे हैं के साथ देश के गृह मंत्री सबसे पहले अमित शाह जी ने देश की जो कानून लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। इतने बड़े दो पुरुष हैं ना, ये गुजरात के नेता है देश के, तो मणिपुर की हिंसा अब तक क्यों नहीं थमी? महाराष्ट्र के साथ और राज्यों में दंगे की स्थिति है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में जवानों की हत्या क्यों हो रही है? इस बारे में आप अगर बात करें तो देश आपकी बात सुनेगा। महाराष्ट्र में आकर आप 20 मिनट का भाषण करेंगे और 20 मिनट में 7 मिनट आप उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर बात करेगा, यहाँ की जनता सुनने वाली नहीं है। 4 सवाल जो अमित शाह जी ने पूछे हैं उसका चिंतन खुद भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए। देश के गृह मंत्री सबसे पहले। वहीं देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तकरीबन सभी दल हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि कोई हार्ड हिंदुत्व पर चल रहा है तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। कांग्रेस हिंदू को हिंदुत्व से अलग बताती है, जबकि बीजेपी दोनों को एक ही मानती है। ऐसे में अब जैसे तैसे 2024 के लिए सियासी तस्वीर साफ हो रही है। वैसे वैसे तमाम दल हिंदुत्व को लेकर अपना अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं। के कुंड के पास गए, मैं उन सभी ब्राह्मण समाज के लोग, पुजारी और जो हमारे कार्यक्रमों में शामिल रहे, जिन्होंने आयोजन कराया, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और जब आयोजन और सब कार्यक्रम संपन्न हो गए तो हमें प्रेस के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। ये नया शब्द कोई इजाद किया भारतीय जनता पार्टी ने। वो कह रहे हैं कि आप भी लगता सॉफ्ट हिंदू के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से बहुत सॉफ्ट हैं, बस अब हार्ड होने की जरूरत है, हार्ड होने की। ये सॉफ्ट वाला मामला चलने वाला नहीं है। ये सॉफ्ट वाला मामला इसलिए नहीं चल सकता, आपने चंदौली का जो अभी परिणाम आया था नगरपालिका और कांग्रेस की, उसकी खबरें पड़ी होंगी और एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कोई नौजवान या पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा जिसने वो वीडियो न देखा हो। वो जो जब चुनाव हुआ, जो बीजेपी के अक्सर जो बीजेपी के लोग काम करते हैं, आपने पंचायत का चुनाव भी देखा और जो हम महसूस कर रहे होंगे वो 46 डिग्री होगा और जब हम पास बैठे तो 48 डिग्री होगा। ये जो हम लोग 48 डिग्री में बैठे हैं,
इसीलिए भाजपा की हालत खराब हो गई। हम और आप लोग 48 डिग्री में बैठे हैं यहाँ पर, और बीजेपी के लोग अपना टिफिन खोल करके खाना खा रहे हैं। यहाँ जितने लोग हैं जो टिफिन से खाना लेकर के गए होंगे स्कूल में, हालांकि पहले तो टिफिन नहीं चलती होगी पुराने जमाने के लोगों के समय पर, लेकिन जैसे जैसे तरक्की खुशहाली हुई, संपन्न लोग हुए, तो बच्चे टिफिन लेकर के जाने लगे। और टिफिन के खाने में तभी मजा है जब दूसरे का टिफिन खाओ। इसलिए मैं जानता हूं कि रामचंद्र राजवन जी ने शायद दूर स्तर पर और किस तरीके से गांव का, घर का वोट आपको निकालना है, तो वो तो टिफिन लेकर के आए हैं, लेकिन उनके ही टिफिन में कैसे खाना खाना है इसकी तैयारी अगर कहीं हो रही है तो नेगिस्तान में हो रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।